परख। 3 भाई बहन में सबसे बड़ी यानी मैं, जानकी। मुझसे छोटी एक बहन सिया और एक भाई आशुतोष। मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। पिताजी को सरकारी आवास मिला हुआ था। हम लोग वहीं रहते थे। पापा जी के दोस्त तपेश्वर वर्मा, उन्हें हम लोग वर्मा अंकल कहकर पुकारते थे। उनका हमारे घर आना जाना करीब 5 साल से था। तब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। आंटी भी कभी कभार अंकल के साथ आती थी, लेकिन अब आंटी को गुजरे 1 साल हो गया था। तब से अंकल कम ही आते थे। ऑफिस से सीधे अपने घर चले जाते थे। आज काफ़ी दिनों बाद अंकल हमारे घर आए। मैं उनका पैर छुई और बैठने बोलकर पापा जी को बुलाने गई, लेकिन मम्मी पापा घर पर नहीं थे, पास की मंडी गए हुए थे। मैं अंकल से बात करने लगी। अंकल पूछे, बेटा तुम्हारा स्नातक हो गया? मैंने उन्हें जवाब दिया, परीक्षा हो गया, अभी नतीजा आना बाकी है। मैं उनके लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करने चली गई। तब तक मम्मी और पापा आ गए। वो लोग आपस में बात करने लगे। मैं चाय नाश्ता पहुंचाकर वापस चली आई। थोड़ी देर बाद अंकल चले गए। मम्मी पापा की बात होने लगी। मम्मी बोली, बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता आया है, कितनी किस्मत वाली है मेरी बेटी। और आनंद तो हीरा है, हीरा। पापा जी भी इस रिश्ते से खुश थे, लेकिन उन्हें डर भी था कि उस घर में जाते ही मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी आ जाएगा। आंटी तो थी नहीं। आनंद से छोटा 2 भाई और एक बहन है। थोड़ा मन घबरा रहा है। पापा मम्मी से बोल रहे थे, लेकिन यह भी सोच रहे थे कि जाना पहचाना परिवार है और वह भी एक ही शहर में। जब मर्जी होगा बेटी से मिल लेंगे। फिर पता नहीं बाद में कैसा परिवार मिलेगा, इसकी आशंका भी पापा जी के मन में था। आखिर सबके सो जाने के बाद पापा और मम्मी मेरे कमरे में आए और सारी बातें बताए। आनंद के ख्याल से ही मैं शर्मा गई। आगे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं महसूस हुआ। माँ और पिताजी समझ चुके थे कि मुझे कोई परेशानी नहीं है। जल्दी ही मैं आनंद की जीवन संगिनी बन गई। आनंद जैसा प्यार करने वाला पति को पाकर मैं उसके साथ आने वाली सारी जिम्मेदारी को सहज ही स्वीकार कर ली। कुछ दिनों में पूरे घर की जिम्मेदारी उठा ली। आनंद और पापा जी पूरी तरह से बेफिक्र हो गए। नैतिक, आलोक और नेहा मुझसे तुरंत घुल मिल गए। मुझे भी उनका साथ अच्छा लगता। सारा दिन दौड़ भाग करते रहती, कभी नैतिक की प्रतियोगिता परीक्षा का, कभी आलोक और नेहा का कॉलेज का परीक्षा में। पूरी शिद्दत से उन लोगों का देखभाल करती और वो लोग भी मेरी बात मानते, मेरा सम्मान करते। 1 साल बाद मैं माँ बनी। सारे घर में खुशियों की बरसात हो गई। प्यारी सी भतीजी पाकर उन लोगों के पैर जमीन पर न थे। और पिताजी तो अब ऑफिस से रिटायर हो चुके थे। सारा दिन परी के साथ खेलते रहते और मैं सारा दिन आनंद, नैतिक, आलोक और नेहा के बीच फंसी रहती। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद नैतिक को बैंक में मैनेजर की नौकरी मिली। तब उसने अपने हाथों में नियुक्ति पत्र लेकर मेरे पैर छूकर आशीर्वाद लिया और बोला, भाभी आप नहीं होती तो संभव नहीं होता। मेरी आंखें भर आई। उस दिन उसकी सफलता में मैं अपने आप की सफलता को महसूस कर रही थी। आनंद की नज़रों में मैं एक अलग सी संतुष्टि का भाव देखी। फिर कुछ दिनों के बाद आलोक का चयन इंजीनियरिंग में हो गया। वह मेरी आंखों का तारा था। जब वो हॉस्टल जाने लगा तो मैं महीनों फूट फूट कर रोई। और आलोक भी हर दिन मुझे फ़ोन करना नहीं भूलता। नेहा पार्ट 1 में पहुंच गई थी। अब मेरी पहली जिम्मेदारी थी नैतिक के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढना। बहुत सारी लड़कियों में मैंने अपने नैतिक के लिए मेघना को पसंद किया। बहुत धूमधाम से नैतिक और मेघना की शादी हुई। मेघना बहुत अच्छी है। उसने मेरी सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। जब कोई रिश्तेदार आते और मेघना की तारीफ़ करते तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती। अब मैं कभी कभी कुछ दिनों के लिए मायके भी जाती। मेरी भी एक छोटी बहन की शादी हो चुकी थी और आशुतोष सैन्य अधिकारी बनने की तैयारी कर रहा था। अक्सर आशुतोष मुझसे मिलने मेरे घर आता तो उसका ज़्यादा समय मेघना और परी के साथ गुजरता। नेहा को हमेशा छेड़ते रहता। हंसी मजाक वाला रिश्ता जो था। कब 4 साल बीत गया मुझे पता ही नहीं चला।
आलोक अपनी पढ़ाई पूरी करके बड़ी कंपनी का नियुक्ति पत्र लेकर मेरे सामने खड़ा था। मुझे गोद में उठाकर गोल गोल घूमने लगा। भाभी यह देखो क्या है, मुझे 50,000 महीना मिलेगा। मैं बहुत खुश हो गई उसके सुनहरे भविष्य के बारे में सोचकर। रात को जब मैं अकेले छत पर थी तो आनंद आकर मेरे कंधे पर हाथ रखे। मैं उन्हें देखकर भावुक हो गई। वह मेरे हाथों को अपने हाथ में लेकर बोले, यह सब बिना तुम्हारे सहयोग का संभव नहीं था। तभी आलोक आ गया। बोला, वाह भाई रोमांस। यह उसे मारने दौड़े। वह मेरे आंचल के पीछे आकर छुप गया। आनंद नीचे चले गए और आलोक अपनी बाहों को मेरे गले में डालकर बोलने लगा, भाभी तुम तो माँ से कम नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने उसे टोका, ज़्यादा मस्का लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या बात है बताओ। भाभी मेरे साथ एक लड़की पढ़ती है, नताशा। हम लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं। हमारी शादी करा दो ना भाभी। मैं तो अवाक रह गई। मैंने उससे कहा, तुमने कभी बताया नहीं। आलोक बोला, भाभी हम लोग निर्णय लिए थे कि जब तक हमारी पढ़ाई पूरी नहीं होगी और हमारी नौकरी नहीं लगेगी तब तक इसके बारे में कोई बात नहीं होगा। नताशा के मम्मी पापा नहीं हैं, उसका सिर्फ एक छोटा भाई है, हर्ष, जो अभी पढ़ाई कर रहा है। नताशा पढ़ाई में बहुत होशियार है। वह अपनी पूरी पढ़ाई स्कॉलरशिप से की है और अपने भाई को पढ़ाने के लिए ट्यूशन देती है। भाभी प्लीज़ तुम एक बार उससे मिलो। बोलो ना भाभी, तुम भाई और पापा जी को मना लोगी ना। मैं नताशा के बिना नहीं रह सकता। मैं बिना कुछ बोले छत से उतरकर अपने कमरे में आ गई। आनंद मुझसे पूछे, क्या हुआ। मैं थकान का बहाना बनाकर सो गई, पर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। करवट बदलते रात गुजर गया। मैं सोच रही थी कि आत्मनिर्भर लड़की की सोच भी आत्मनिर्भर होती है। वह इस परिवार में सामंजस्य कैसे बिठा पाएगी। कहीं मेरा परिवार टूट न जाए। सुबह सवेरे आलोक का गुड मॉर्निंग और उसका मुस्कुराता चेहरा देखकर उठी। आनंद के ऑफिस जाते ही पूछा, भाभी भैया से बात की। मैंने कहा, नहीं, सही समय पर बात करूंगी। तभी मेघना चाय लेकर आई। दीदी आपका चाय। मैं उसे देखी और सोचने लगी, क्या नताशा मेरी मेघना की बराबरी कर पाएगी। मेघना कितनी अच्छी तरह से पूरे घर को संभाल ली। पर आलोक की खुशी के लिए मैं अपने आप को तैयार की और आनंद और पिताजी से बात की। पापा जी बोले, अरे जीवन उसे साथ गुजारना है, हमें क्या। इन लोगों की खुशी में ही हमारी खुशी है। दूसरे ही दिन हम लोग नताशा के घर पहुँचे। उसका भाई हर्ष दरवाज़ा खोला, हमें बिठाकर अंदर गया। छोटा सा घर था, बस ज़रूरत का सामान। अंदर से नताशा जींस और कुर्ता में बाहर निकली। आलोक को हाय की। आलोक हम लोगों से मिलवाने लगा। वह नमस्ते बोलकर कुर्सी खींचकर हमारे सामने बैठ गई। मैं मन ही मन सोच रही थी, शादी की बात भी लड़की खुद ही करेगी। इन लोगों का कोई अपना नहीं है। मैं उससे ममता भरी नज़रों से ना देखकर हिकारत भरी नज़रों से देख रही थी। मैंने कहा, बात क्या करना है, बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। जब तुम लोग बोलो शादी की तैयारी कर देती हूँ। नताशा ने बात काटते हुए कहा कि मुझे कुछ कहना है। शादी के बाद मेरा भाई मेरे साथ रहेगा। वह प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है। मेरे सिवा उसका कोई नहीं है। मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकती। हम लोग कुछ बोलते उसके पहले ही आलोक बोल पड़ा, अरे हमारे घर में उसे कोई परेशानी नहीं होगी। भाभी उसका पूरा ख्याल रखेगी। मैं मन ही मन बड़बड़ाई, जैसे मेरा घर धर्मशाला और मैं उसकी संरक्षिका। घर आकर मैं थोड़ा बेचैन थी। आनंद ने कहा, क्या सोच रही हो। नताशा तुम्हें पसंद नहीं है ना। मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आनंद ने कहा, झूठ बोल नहीं सकती हो तो बोलो मत। मेरी आंखें छलक गई। आलोक कैसी लड़की पसंद किया है, और उसे पता था कि हम लोग मिलने आ रहे हैं तो कम से कम साड़ी ना सही सलवार कमीज़ ही पहन लेती। शादी की बात करने किसी बड़े को बुला लेती। आनंद मुझे समझाते हुए बोला, आलोक की पसंद है, अच्छी होगी, पढ़ी लिखी है, अच्छी नौकरी करती है, तुम क्यों शंका पाल रही हो। मेरे ऊपर आनंद के समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मेरे बसे बसाए घर को उजाड़ तो नहीं देगी, अपने साथ भाई को भी लेकर आएगी। मैं सोची, क्या वह दूध पीता बच्चा है, इतना बड़ा है, कोई काम काज करता, अपने घर रहता। आनंद मेरी इस बात से नाराज़
होकर बोला, तुम क्या बोल रही हो? तुम ऐसा कब से सोचने लगी? तुम्हारा सोच इतना संकीर्ण कब से हो गया? और वह झटके से उठकर कमरे से बाहर निकल गए। तभी फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन मेरा छोटा भाई आशुतोष का था। मैं उससे बोली, तू कैसा है आशु? तू कब आएगा? दीदी, एक गुड न्यूज़ है, मेरा सिलेक्शन एयरफोर्स में हो गया। अब अदब से बात करना। सेकंड लेफ्टिनेंट आशुतोष वर्मा। मैं खुशी से उछल पड़ी। अरे बता, तुझे क्या चाहिए? दी, मुझे तुमसे और जीजा जी से एक प्यारा सा गिफ्ट लेना है। जीजा जी को फ़ोन दो। आनंद उससे बात करने लगे। अरे साले साहब, आप आइए तो, हम दोनों से जो गिफ्ट चाहिए वह मिलेगा। आशुतोष ने उधर से पूछा, वादा कीजिए, जो मांगूंगा वह बिना सवाल जवाब किए दे दीजिएगा। आनंद ने उससे कहा, आओ तो पहले। फिर सबसे बातें करके फ़ोन कट गया। पिछली बार जब छुट्टी में आशुतोष आया था तो उसका सारा समय अपने घर से ज़्यादा हमारे घर पर ही बीता था। हंसी मजाक करना उसकी आदत थी। पूरी जिंदा दिली से ज़िंदगी जी रहा था। नेहा को तो हमेशा छेड़ता रहता। नेहा शिकायत करती, देखो न भाभी, आशुतोष जी बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं उसे डांटती, क्यों मेरी प्यारी ननद को परेशान कर रहे हो? कान पकड़कर नेहा से माफ़ी मंगवाती। इसी तरह हंसी ठिठोली में कब 15 दिन निकल गए पता ही नहीं चला था। आलोक की शादी का दिन नज़दीक आ गया। सादगी से नताशा और आलोक की शादी निपट गया। नताशा खुले विचारों से ओत-प्रोत थी। जो बोलना है तुरंत जवाब देती थी। ना किसी से झिझक, ना संकोच, अपना विचार पूरे सटीक तरीके से रखती थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर पता नहीं क्यों मैं कभी अंतर्मन से उसे स्वीकार नहीं कर पाई। मैं अपनी परी को उससे दूर ही रखती थी। नताशा में कोई बदलाव नहीं आया था। वह अपने आप को बदलने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। अक्सर वही जीन्स कुर्ता में घर में घूमती नजर आती। मैं उसे कुछ बोल नहीं पाती, आलोक की वजह से। कुछ बोल न पाने के कारण मैं घुटन महसूस करने लगी। आज नताशा का तबीयत खराब था। आलोक काम के सिलसिले से बाहर गया हुआ था। जब शाम को आनंद आए तो पूछे, नताशा? मैंने कहा उसका तबीयत ठीक नहीं है। आनंद जब उसके कमरे में गए तो देखे कि नताशा बुखार से तप रही थी। तुरंत दवाई दी। नेहा और मेघना को डांट पड़ा। मैं सामने दिख गई। आनंद मुझ पर बरस पड़े। जानकी, क्या हो गया तुम्हें? तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? जवाब में मैं बोली, मैं क्या करती हूँ? मैं क्या डॉक्टर हूँ? मेरे हाथ पकड़कर कमरे में लेकर आए। कुछ हो जाता तो आलोक को क्या जवाब देती? मैंने कहा, मुझे नहीं पता। पूरा दिन ऑफिस घर बाजार घूमते रहती है, डॉक्टर के पास नहीं जा सकती? आनंद बड़बड़ाते हुए बोले, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। मेरी जानकी ऐसी नहीं थी। मेघना के साथ तो तुम्हारा व्यवहार ऐसा नहीं है। मैं यह सुनकर बोली, मेरी मेघना की बराबरी करेगी नताशा? आनंद मुझे समझाते हुए बोले, उसे मौका तो दो, वह भी मेघना जैसी बन जाएगी। तुम याद करो मेघना को कितने प्यार से सब कुछ सिखाती थी। मेघना की तरह नताशा भी घर परिवार संभाल लेगी। मैं आनंद की बातों को अनसुना करके कमरे से बाहर चली आई। तभी फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी ओर आशुतोष के एक्सीडेंट का खबर आया। अभ्यास के दौरान उसका फ्लाइट जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आशुतोष नहीं रहा। मैं और सारे परिवार के लोग दौड़ते भागते मायके आ गई। माँ रोते रोते बेसुध हो चुकी थी। पापा हताश वहीं ज़मीन पर बैठे थे। दोनों की आंखों के आंसू सूख चुके थे। पूरे मान सम्मान से आशुतोष का अंतिम संस्कार किया गया। परिवार के सारे लोग एक एक करके चले गए। माँ, पापा और दोनों बहनें रह गए। इकलौते बेटे और भाई को खोने का गम कभी दिल से जा नहीं सकता था। एक दिन शाम को आनंद ऑफिस से इधर ही आ गए। आए तो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। मैं उनसे पूछे, क्या हुआ? आनंद बोले, तुम्हारा घर आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऐसी हालत में मैं माँ और पापा जी को छोड़कर तुम्हें आने नहीं कहता। मैं पूछी, आखिर क्या हुआ? तो बोले, चलो रास्ते में बताता हूँ। हम लोग अपने माँ पापा से इजाज़त लेकर घर से निकले। रास्ते में जो बताए सुनकर मैं सुन पड़ गई। यह कैसी विपत्ति मेरे परिवार पर आ गई। इधर मायके में भाई का खोना और ससुराल में यह सब सुनकर काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई। पैर घर के दरवाजे पर ही ठिठक गई। मेघना चिल्ला रही थी। उसकी भाषा सुन के लग रहा था जैसे कोई मेरे कानों में गरम तेल डाल रहा है। तभी उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। नेहा को मेरे पास लेकर आई और बोली, लीजिए संभालिए अपनी लाडली को।
नताशा दोनों का बीच बचाव कर रही थी और बोल रही थी कि भाभी प्लीज़ धीरे बोलिए। मेघना चिल्लाई, अच्छा तो धीरे बोलें, इसको करने में शर्म नहीं आई और मुझे बोलने में भी मनाही है। मैं ज़ोर से चीख पड़ी, चुप हो जाओ तुम लोग। नेहा मेरी आवाज़ सुनकर दौड़ते हुए आई और मेरी गोद में समा गई। नेहा के मुंह से सब सुन कर मैं दौराहे पर खड़ी हो गई। एक और मेरे भाई का अंश और दूसरी ओर नेहा का पूरा जीवन। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसको चुनूं। दोनों हाल में हार मेरा ही था। तभी आगे बढ़कर नताशा मेरी आंसुओं को पोंछते हुए बोली, क्या मेरा छोटा भाई आपका भाई नहीं है? और उसने आदेशात्मक आवाज़ में हर्ष से बोली, हर्ष, आज से नेहा और अंकल आंटी की जिम्मेवारी तुम्हारी। हर्ष ने अपना सर झुकाकर स्वीकार कर लिया। नेहा और मेरे माता पिता को अपने मजबूत बाजुओं में समेट लिया। मैं कृतज्ञ नज़रों से नताशा को देख रही थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें।